फाद में देखा ये गया कि हिंदुस्तान में जो है लगातार जो है माइनॉरिटीज के साथ में इस तरह की ज्यादती हो रही है लगातार। तो क्या मतलब एक नहीं होने से फिर मतलब क्या हो? जाति शुरू कहाँ से हुई है? जाति की शुरुआत भी इन्होंने की है। फाद भाई, भिवंडी शहर की राजनीति पे वापस आएंगे। वेस्ट से जो है वारिस पठान कॉन्टेस्ट कर रहे हैं या और भी लोग हैं, मैं ये बोलूंगा कि और भी लोग हैं। तो इसकी राजनीति के ऊपर आपका क्या कहना है? तो विलास पाटिल साहब जैसे वो आजाद से, तो उनको समर्थन करना या उनके साथ में जाना, उसके लिए एमआईएम को या समाजवादी को बदनाम करना ये बात ठीक है? जैसे नहीं, देखिए मैं एक अपनी राय रख रहा हूँ। भीम आर्मी जो है देखा गया कि भीम आर्मी और एमआईएम पार्टी जो काफी करीबी मानी, तो आपको नहीं अगर कि फिर आपको आला कमान से जो आपके बड़े नेता हैं वहां से प्रेशर आ सकते हैं? आपने बताया कि पार्टी से आदेश आने के बाद भी हम एमआईएम के साथ नहीं आएंगे, तो क्या एक तरह से आप अपनी ही जो है पार्टी को चैलेंज कर सकते हैं? भिवंडी शहर की जो पश्चिम है उसकी बात करेंगे, तो वहाँ का जो है समीकरण, राजनीतिक समीकरण क्या होने जा रहा है कि कौन जीत रहा है? क्या लगा बीजेपी की जो सीटिंग मिले महेश चौगले, या तो वो जीतेंगे या फिर अगर उनको कोई टक्कर देता है या फिर कोई और अगर जीत सकते तो वो कौन है? तो मेरे ख्याल से उनको ही जिताना चाहिए और वो बीजेपी के अपोज में ही खड़े हैं, तो आगे चल के अगर वो जीत के जाते हैं तो वो कभी बीजेपी को फेवर नहीं करेंगे, क्योंकि लड़ाई उनकी बीजेपी से। बिल्कुल, तो इसलिए हेलो फ्रेंड्स, मैं फाहम अंसारी, आप देख रहे हैं द माइक। इस वक्त जो है हम भिवंडी शहर के एक मशहूर जो है समाज सेवक माने जाते हैं और सोशल एक्टिविस्ट है और राजनीतिक पार्टी से संबंध रखने वाले, बेबाकी से अपनी बात रखने वाले भीम आर्मी के थाना वर्किंग प्रेसिडेंट फाद शेख साहब हैं। उनसे हम बात करेंगे और देखेंगे क्या है भिवंडी शहर के मुद्दे और कौन इस बार जीतेगा भिवंडी वेस्ट का चुनाव। फाद भाई, ये बताइए कि आप जैसे कि भिवंडी शहर के आप समाज सेवक भी है, अच्छे राजनीति को करीब से जानते हैं और आप भीम आर्मी के थाने डिस्ट्रिक्ट वर्किंग प्रेसिडेंट है, तो इस बार जो है विधानसभा में मतलब आपको क्या लग रहा है किसके साथ आप जाएंगे? आपने अभी तक क्लियर नहीं किया, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। देखिए, ऐसा है कि अभी तक हमने डिसीजन लिया नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल जो एमआईएम का जो मामला चल रहा है, कांग्रेस का चल रहा है, बीजेपी का चल रहा है, सभी पक्ष के जो है अपने अपने उम्मीदवार हैं मैदान में, सब अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। जहाँ तक मेरा बोलना है एमआईएम के ताल्लुक से, तो एमआईएम के ताल्लुक से तो जो है सभी को मालूम है कि एमआईएम क्या है, क्या कर रही है, क्योंकि एमआईएम का मैदान में आने का मतलब ही इनडायरेक्टली होता है कि बीजेपी को सपोर्ट करना। बीजेपी को सपोर्ट करना इन द सेंस कैसा होता है कि अभी आपने देखा होगा हाल ही में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, बहुत सारे लोगों ने एहतजाज किया, एमआईएम ने भी जो है बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया। इम्तियाज जलील ने जो है उसकी एक जुलूस एक रैली निकाली, उसमें इम्तियाज जलील ने अगुवाई की, उस रैली की लीडरशिप उन्होंने। वो किसी पार्टी के बैनर तले नहीं थी? नहीं, पार्टी के बैनर तले नहीं थी, लेकिन एक जब लीडर कोई होता है और वो अगर किसी रैली को लीड करता है तो उसी पार्टी के ही नाम से जाना जाता है। अभी इम्तियाज जलील ने जो है पूरे महाराष्ट्र से लोगों को इकट्ठा किया, हजारों लोगों को इकट्ठा करने के बाद में नांदेड़ से मुंबई तक का सफ़र किया उन्होंने और मुलुंड टोल नाके तक लाके उन्होंने सबको छोड़ दिया। ये कहा कि जो है हमको आगे जाने की परमिशन नहीं है, पुलिस ने जो है हमको यहाँ पे रोक लिया है। देखिए क्या होता है कि इम्तियाज जलील जो है कोई छोटे लीडर है नहीं, वो एक सांसद भी रह चुके हैं और एक जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं। क्या होता है कि जब आप कोई एक प्रोग्राम करते हो, जुलूस निकालते हो, रैली निकालते हो ना, तो उससे पहले आपको उस रूट के जो भी पुलिस डिपार्टमेंट पड़ते हैं, आपको वहाँ उनको लेटर देना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि उनको अगर पुलिस को उस रैली को रोकना था तो पुलिस ने पहले ही उनको ये लेटर दे दिया होगा कि आप ये रैली नहीं निकाल सकते या इसके आगे नहीं जा सकते। तो इतना होने के बावजूद भी जो है वो लोगों को गुमराह क्यों किए? हजारों मुसलमानों को नांदेड़ से लेके मुलुंड तक लेके आना एक मतलब वो एक अलग ही शक्ल थी उस जुलूस की, जिससे ये साबित होता था जो गैर मुस्लिम सेकुलर माइंड के भी लोग हैं ना, उनके भी दिमाग में ये आ रहा था कि भाई ये मुसलमान लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में निकले, अच्छी बात है, लेकिन हम भारत देश में रहते हैं, या संविधान है,
हमको हमारी बात रखने का संवैधानिक अधिकार दिया गया, संवैधानिक तरीके से शांति से आते, मंत्रालय, आज़ाद मैदान, जो भी उनको लोकेशन ठीक लगता वहाँ पे बैठते, धरना करते। अभी उन्होंने क्या किया कि मुलुंड तक आए मुलुंड तक आने के बाद उन्होंने क्या कहा कि हम लोग जो है शांतिपूर्वक यहाँ से वापस जाएंगे, 2 दिन का समय। कलेक्टर साहब से, उनकी जो वहाँ के कलेक्टर है उनसे शायद उनसे आश्वासन मिला था, और जो पुलिस अधिकारी है बड़े बड़े, उनसे आश्वासन मिला था। उनकी जो मांग थी, मैं समझता हूँ कि रामगिरी महाराज जो उनके उसको अरेस्ट करने की मांग थी, और नितेश रानी को जो है अरेस्ट करने की, उस पर FIR की मांग थी। बरोबर है। तो क्या हुआ, 2 दिन के बाद अरेस्ट हुए वो लोग? नहीं हुए। 21 या 22 तारीख का कुछ इनका जो जुलूस था, उसके बाद ये 25 तारीख को अपना एक खुद का पार्टी का इन्होंने जो साकिना के किसी एरिया में इन्होंने प्रोग्राम रखा। जब इनको 2 दिन के बाद में अगर वो लोग अरेस्ट नहीं हुए, तो वो प्रोग्राम रखना जरूरी था या फिर संवैधानिक तरीके से जो है धरना प्रदर्शन करना जरूरी था? बैठते, भूख हड़ताल करते, धरना करते, जब तक अरेस्ट नहीं होते नहीं उठते। संविधान ने अधिकार दिया है ना, संवैधानिक तरीके से करते। ये क्या करते हैं कि एक माहौल क्रिएट करते हैं, मतलब इनडायरेक्टली ये RSS की ही विचारधारा पे उनके साथ ही काम कर रहे हैं। देखो क्या होता है कि अगर आप बोलोगे कि मुसलमान एक हो जाओ, मुसलमानों को मुस्लिम लीडर की जरूरत है, तो इसका एक अपोजिट डायरेक्शन भी देखो ना, कि फिर हिंदू भी एक हो जाए। तो जब हिंदू एक हो रहा है, बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, RSS को सपोर्ट कर रहा है, तो आप इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आप बीजेपी को मजबूत कर रहे हो, लेकिन आप मुसलमानों को नहीं। हाँ, बाद में देखा ये गया कि हिंदुस्तान में जो है लगातार जो है माइनॉरिटीज के साथ में इस तरह की जाति हो रही है लगातार। तो क्या मतलब एक नहीं होने से फिर मतलब क्या होगा? जाति शुरू कहाँ से हुई है? जाति की शुरुआत भी इन्होंने की है। आप देख लो, 2012 में अकबरुद्दीन ओवैसी का जो है हेट स्पीच था, उसी हेट स्पीच को दिखा के बीजेपी जो है सारे जो हिंदू कम्युनिटी के हमारे हिंदू भाई हैं, उन सबको डरा डरा के जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे लाके सरकार में बने। इतनी ज़्यादा हेट स्पीच करने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छा भी बोल सकते हो, बुरा बोलना ज़रूरी नहीं है। आप मुसलमानों के लिए अच्छी बातें रखो, संविधान है, आप सेक्युलरिज्म की बात करो, जमहूरियत की बात करो, आप जो है जातिवाद की बात क्यों करते हो? अभी इम्तियाज जलील साहब जो है, इन्होंने जो है मुसलमानों को पूरे तरीके से गुमराह किया है, लाके यहाँ तक छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन था सामने। वो एक जो है माहौल बना रहे थे कि यहाँ पे महाराष्ट्र में जो है बीजेपी को उससे फायदा हो। अच्छा फाद भाई, भिवंडी शहर की राजनीति पे वापस आएंगे। वेस्ट से जो है वारिस पठान कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, या और भी लोग हैं, मैं ये बोलूंगा कि और भी लोग हैं, तो इसकी राजनीति के ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो जो है वारिस पठान को भिवंडी क्यों लाया गया, सवाल तो आपका ये होना चाहिए था। अच्छा, वारिस पठान भिवंडी में क्या MIM को कैंडिडेट नहीं मिले? मेरा बाहर से आने वालों पे मेरा सवाल नहीं है। देखो, संवैधानिक अधिकार है, आप भारत देश में कहीं पे भी इलेक्शन लड़ सकते हो, लेकिन MIM जो है, MIM की पूरी टीम है यहाँ पे, लोग एक्टिव है काफ़ी टाइम से, और MIM बार बार 45,000 वोट का एक जो है नारा लगा रही है कि हमको इतने मिले, हमारे इतने वोट है, मजलिस के वोट है। तो मजलिस के जब 45,000 वोट है, तो मजलिस के भिवंडी में कैंडिडेट नहीं है। इससे पहले तो थे। ये अपने कैंडिडेट को इंसाफ नहीं दिला पाए, तो पूरे भिवंडी की आवाम को कहाँ से इंसाफ दिलाएंगे? और दूसरी बात, जो वारिस पठान को मुंबई से भिवंडी लाया गया, वो एक बीजेपी के फेवर में काम करने के लिए लाया गया, क्योंकि कैसा है कि वारिस पठान भी अच्छी हेट स्पीच देते हैं। वो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे अभी इलेक्शन पीरियड शुरू हो रहा है, माहौल बनाने के लिए वो एक हेट स्पीच शुरू करेंगे, माहौल बनाएंगे जिसका फ़ायदा बीजेपी को डायरेक्टली होएगा। उसके बाद में फिर वो चले जाएंगे, भुगतना यहाँ की आवाम को है। तो मेरा यहाँ की आवाम से एक रिक्वेस्ट है कि भाई, आप एक सोशल मीडिया का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अच्छा बुरा हर आदमी आज जानता है कौन किधर बिक रहा है, कौन कितने पैसे में बिक रहा है, तकरीबन मुझे लगता है कि सभी को मालूम है। तो वोट के टाइम पे जो है आप लोग जो है सोच समझ के फैसला लें, और ऐसा फैसला लें कि जो आपके हित में हो, लोगों के हित में हो, जिससे माहौल ख़राब ना हो। अभी हाल ही में जो है भिवंडी में एक बहुत बड़ा माहौल ख़राब होते होते बच्चा पुलिस की जो ये पुलिस की ही मेहरबानी है, जो उन्होंने दिन रात मेहनत करके जो है कंट्रोल किया। लेकिन ये चीज़ दोबारा नहीं होनी चाहिए, और ये लोग अगर हेट स्पीच करेंगे तो होना ये वापस इस तरीके का माहौल बन सकता है। बाद में जैसे कि आपने बताया कि वारिस पठान आया क्या, या भिवंडी शहर में कोई मतलब ऐसा नेता नहीं है?
लीडर नहीं है एमआईएम को जो लीड करने वाला है, एमएलए इलेक्शन जैसे आपने बताया कॉन्टेस्ट करने वाला। तो खालिद गुड्डू जो जिन्हें पहले पिछली बार जो टिकट मिला था वो तो अभी जेल में है फिलहाल, तो फिर तो मतलब करेंगे ना कोई तो आएगा ना, कॉन्टेस्ट तो करेगा। तो मेरा बोलना भी वही है ना कि खालिद गुड्डू को भी जो है 4 साल 4.5 साल हो गए, तो ये जब अपने खुद के कैंडिडेट को ये रिहा नहीं करा सके, इंसाफ नहीं दिला सके, ये तो बोलते थे ना कि भाई हमारे कैंडिडेट के साथ में जो है पॉलिटिक्स हुई है, उसको फंसाया गया है। तो ये क्यों नहीं, ये देखिए क्या है, एमआईएम जो है ना कभी किसी भी मुसलमान के लिए जो है ना न्यायपालिका तक नहीं जाती है। सही मायनों में असदुद्दीन ओवैसी जो है एक बैरिस्टर हैं, उनको आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा कि वो जो है कभी किसी मुस्लिम के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट गए हो, हाई कोर्ट गए हो, ये कभी नहीं जाते हैं। ये सिर्फ मंच पे आके जो है लोगों को भड़काना और आग लगाना, ये इनका काम है। तो खालिद गुड्डू साहब का जो मामला है वो तो जुडिशरी में है पहली चीज, तो उसमें तो वक्त जो लगेगा, अब वो कितना वक्त लग रहा है वो कैसे डिसाइड करेंगे ना, वक्त लगेगा, ठीक है। बहुत हमने देखा कि इसके पहले भी जो है डीसीपी साहब से आके मिलकर गए थे, जो है इम्तियाज जलील साहब भी आए थे और जो है वारिस पठान साहब भी आए थे, मिलकर गए थे। नहीं, वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन मेरा बोलना यही है कि इनका ये बोलना था कि उनको फंसाया गया है। अगर उनको फंसाया गया है तो आप एटलीस्ट बेल तो उनको दिलाओ, आप बेल दिलाओ, अपने कैंडिडेट को लाओ मैदान में। भिवंडी शहर में, भिवंडी वेस्ट में जो है लोग आपके हिसाब से लोग किसको वोट दे, और बीते 10 सालों में जो बीजेपी के एमएलए रहे उनके राज में कितना काम हुआ, और लोग किसको वोट देना चाहिए और किस लिए देना चाहिए, किन मुद्दों पर देना चाहिए? देखिए, अभी जहाँ तक मेरा अपना नज़रिया है उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी, उनका एक कैंडिडेट है जो ग्रामीण से उन्होंने लाया है, उसके बारे में भी हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, वो भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं। उसके बाद में महेश चौगले साहब हैं बीजेपी से, कुछ लोगों का बोलना है कि भाई वो अच्छे कैंडिडेट है, लेकिन मेरा ये बोलना है कि ठीक है, वो पर्सनली वो अच्छे आदमी हो सकते हैं, लेकिन अगर असेंबली से या सरकार से कुछ भी कानून मुसलमानों के खिलाफ पास होता है तो क्या वो अपनी सरकार के खिलाफ वोटिंग करेंगे? नहीं करेंगे। तो हम ठीक है, उनको अच्छा समझ के हम वोट देंगे, लेकिन आगे चल के जो भी ऐसा कुछ एक्टिविटीज़ होगी गवर्नमेंट की, उसमें तो वो भी इन्वॉल्व होंगे ना। तो कहीं ना कहीं फिर उनको जिताने के बाद में या उनको वोट देने के बाद में मुसलमानों को नुकसान ही है। अच्छा, ये तो आपने साफ कर दिया कि बीजेपी को लोग वोट ना दे। जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर मुसलमान या वेस्ट की जनता जो है किसको वोट दे? क्योंकि मुसलमान के नाम पर 2 ही लोग, एक वारिस पठान, एक रियाज आदमी, जो कि मजबूत कैंडिडेट है, तो मुसलमान फिर किसको वोट दे? जहाँ तक मेरा अपना ये मानना है कि अभी तक हमने जो देखा है, वो विलास पाटिल साहब जो है वो काफ़ी टाइम से जो है पॉलिटिक्स में है, एक्टिव हैं, और वो भी सेकुलर माइंड है। मेरा उनका कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है, जितना मैंने उनको देखा है, जानता हूँ मैं, वो सेकुलर माइंड है, डेवलपमेंट काम काज से ही उनको मतलब है, उसके अलावा कभी वो किसी जातिवाद के मामले में नहीं दिखे हैं, और वो लीडरशिप की क्वालिटी रखते हैं। तो मेरे ख्याल से उनको ही जिताना चाहिए, और वो बीजेपी के अपोज में ही खड़े, तो आगे चल के अगर वो जीत के जाते हैं तो वो कभी बीजेपी को फेवर नहीं करेंगे, क्योंकि लड़ाई उनकी बीजेपी से ही। बिल्कुल। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि जो है अगर हम उनको जिताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो विलास पाटिल साहब जैसे वो आज़ाद से, तो उनको समर्थन करना या उनके साथ में जाना, उसके लिए एमआईएम को या समाजवादी को बदनाम करना, ये कहाँ तक के ठीक है? जैसे नहीं, देखिए, मैं एक अपनी राय रख रहा हूँ, मैं अभी समर्थन नहीं कर रहा हूँ हमारी पार्टी का। अच्छा, मतलब समर्थन अभी तक क्या आपने नहीं किया? नहीं, हमने समर्थन नहीं किया, एक मेरी अपनी इंडिविजुअल ये राय थी। बाकी हमारी पार्टी का जो आदेश होगा हम वही करेंगे, लेकिन हम एमआईएम को नहीं सपोर्ट करेंगे। अच्छा, एक सवाल है, भीम आर्मी जो है, देखा गया कि भीम आर्मी और एमआईएम पार्टी जो काफी करीबी मानी, तो आपको नहीं अगर कि फिर आपको आला कमान से जो आपके बड़े नेता हैं वहां से प्रेशर आ सकते हैं? नहीं, देखिए, अगर प्रेशर आता है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हम प्रेशर आने के बाद में भी हम एमआईएम के साथ नहीं जाएंगे। क्या होता है कि देखिए, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चंद्रशेखर आज़ाद भाई और ओवैसी साहब, ठीक है, ये जो है करीबी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पॉलिटिकली इनको वोटिंग और इलेक्शन जो है इन सब चीज़ों में हम इनको एमआईएम को सपोर्ट करें, क्योंकि हमको एक चीज़ नज़र आ रही है कि एमआईएम जो है उससे मुसलमानों को नुकसान हो रहा है। अच्छा।
और जितना बीजेपी से नुकसान हो रहा है उससे कहीं ज्यादा एमआईएम से नुकसान हो रहा है हमको। आपने बताया कि पार्टी से आदेश आने के बाद भी हम एमआईएम के साथ नहीं आएंगे, तो क्या एक तरह से आप अपनी ही जो है पार्टी को चैलेंज करते हैं? नहीं, हम बात रखेंगे ना, हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हमारी बात रखेंगे, हमारा अपना ओपिनियन रखेंगे। और वो आपको एक बात बता दें, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चंद्रशेखर भाई आजाद जो है, वो कभी जाति को लेकर राजनीति नहीं करते। वो हर जाति के लिए लड़ते हैं, और जो गरीब कमजोर किसी भी जाति पे जुल्म होता है वो उसके लिए खड़े होते हैं। तो वो कभी जाति को लेकर राजकारण नहीं करते हैं, और ना इस तरीके की कोई पॉलिटिक्स वो करेंगे। तो इस बार भिवंडी शहर की जो पश्चिम है उसकी बात करेंगे, तो वहाँ का जो है समीकरण, राजनीतिक समीकरण क्या होने जा रहा है, कि कौन जीत रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, वो तो अभी नहीं डिसाइड कर सकते, वो तो वक्त आने पे मालूम पड़ेगा। लेकिन एक जो मेरा अपना ओपिनियन था वो मैंने आपको बताया। बीजेपी की जो सिटिंग एमएलए है महेश चौगले, या तो वो जीतेंगे, या फिर अगर उनको कोई टक्कर देता है या फिर कोई और अगर जीत सकते तो वो कौन है आपके हिसाब से? विलास पाटिल। विलास पाटिल, ठीक है।